गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से पार्ट 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि मेरे संग की औरतें एक आत्मकथ्यात्मक निबंध है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने पारिवारिक जनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। देखिए, आगे वर्णन करते हुए वो क्या कहना चाहती हैं कि जो उन्होंने कहा था कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिस के लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से हमने अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते नहीं देखा। कहने का तात्पर्य है कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियों से मन नहीं भरा, हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन का घर मेरी छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम चित्रा। मैं नहीं लिखती थी। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद वह 4-5वीं बेटियां पैदा हुईं। पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा। रेणु और अचला 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी हैं और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती हैं, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गए। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, मतलब मेरे ससुराल में मेरे सिवा या मुझे कोई पढ़ा हो नहीं पढ़ता। इस तथ्य को अंजाम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदा ये भी नज़र आने लगे कि कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ा, कि मतलब और कोई पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा तर्क भी नहीं हुए। खैर, मैं अपनी नहीं उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आईं और लेखन नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम सैड तो गौर लेखिका बहनें सवा से। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसने बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये का खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते फुनते। जब देखते ही अचला गाड़ी में बैठने चल रही है या जा रही है, रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जर्नल
थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के बाद उसने इम्तिहान देने से भी परहेज किया था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया हाँ तो फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सी तर्क दिए गए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसकी कुतर्क का सहारा लिया, जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास ने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसकी शागिर्दों के ज़्यादा आते थे, और अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है उसे करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी की, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन नहीं लगा। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। एक बात हम में से एक सी रही, उसके अंदर घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कारण पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया गया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बालकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक विश्व के दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा
हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने ये तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पाए गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसमें मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत ये रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत ये थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई। सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गए, पर रेणु की कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सब ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि स्कूल मत जाओ। उसने कहा, स्कूल बंद तो था, मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी में लव करते हुए सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार यहाँ पर लेखिका ने अपने एक बचपन की यादें और अपने पारिवारिक जनों का यहाँ पर व्याख्यान किया है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।